नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, उन्हीं में हम लोग जुड़ते हैं। आइए देखते हैं। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता, वन्य प्राणियों की ऋतुगत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर के गांव की ओर प्रवसन, लोगों की आजीविका के लिए ऋतुगत गतिशीलता। बात हम करते हैं नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों को ऋतुगत गतिशीलता ही क्या कहलाती है? ऋतु प्रवास कहलाती है। क्लियर? ऋतु प्रवास क्या कहलाती है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक ठाक, तो अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाना है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल एक होती है, एक बहिर्भेदी आग्नेय शैल होती है, अवसादी शैलें होती हैं और कायांतरित शैलें होती हैं। से अंतर्भेदी जो आग्नेय शैल होगी, जो अंतर्भेदी होती है उसे ग्रेनाइट कहते हैं। तो एक का हो जाएगा 4। बहिर्भेदी जो आग्नेय शैल होती हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी बेसाल्ट होती हैं। बहिर्भेदी बेसाल्ट कही जाती हैं। ठीक। उसके बाद अवसादी जो शैलें होती हैं, अवसादी शैलें कैसे होती हैं? ये चूना पत्थर होती हैं अवसादी शैलें। कायांतरित जो शैलें होती हैं ये बलुआ पत्थर का अगर जिक्र किया जाए तो पत्थर जिसे बोलते हैं उससे कायांतरित शैलें कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? देखिए, पवन के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं चिनूक कहाँ पे बढ़ती है, तो चिनूक नामक स्थानीय पवन प्रेरीय जलवायु में बहती है। प्रेरी कहीं लिखा है? देख लिखा है। यह उत्तरी अमेरिका, इसे बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर चलती है। यह हवाओं पशुओं के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इसके आगमन से चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। जो बर्फ चारागाह होते हैं, बर्फ ढकी रहती है, वहाँ से बर्फ हट जाती है। वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो वायुमंडल है आपका। कौन सा मंडल है? वायुमंडल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो आपको पता होगा सिल्क की एक किस्म है। जनसंख्या घनत्व क्या अभिप्राय होता है? किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, एक विशेष निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने के स्वरूप, जनसंख्या, पृथ्वी के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या। तो क्या होती है? यही होगा आपका पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्र के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि होती है? तो वो हमारी विधि होती है आखनन विधि। कौन सी विधि होती है? आखनन विधि। इसके बारे में यदि बात करते हैं हम लोग, जो खनिजों को बाहर निकालने के आखनन विधि का प्रयोग किया। आखनन विधि खनन की एक कम खर्चीली प्रक्रिया वाली है। आखनन विधि के द्वारा जमीन की कम गहराई में स्थित खनिजों को खोद कर निकाला जाता है। इसे सतही खनन भी कहा जाता है। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? लघु आकार का उदाहरण है। किसका है? लघु आकार का उदाहरण है टोकरी बुनाई। 39 में देखते हैं। तानाशाही के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। तानाशाही ने कौन सा एक गलत है ये देखना है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। सही है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। ये भी सही है। तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। भाई तानाशाही होगी काहे देगा स्पष्टीकरण? ये भी सही है। तानाशाह में तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों के लोग प्रश्न उठा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब चौथा जो है यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 पे पहुँचते हैं। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर बनाया जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया? कृष्णराज सागर जो है कावेरी नदी पर बनाया गया एक बांध है। क्लियर? अगला देखते हैं हम लोग। कृष्णराज सागर जो बांध है ये मैसूर कर्नाटक में, अगर पूछ ले कहाँ पे स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी पर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 125 फीट है, लंबाई 3.5। अगर नदी पूछ ले तो कावेरी नदी जानते रहिएगा, वो है भी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की आपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है समान अधिकार? पहला कहता है पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्रियों को, पुत्री एवं पुत्रियों को। तो ऑप्शन नंबर 1 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 के अनुसार मृतक पिता की संपत्ति में पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री, पुत्रियों का
अब समान अधिकार होगा। इससे पहले के हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। 42 में देखते हैं, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है नारा। वर्णन करने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था। स्वाधीनता संग्राम में भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस मुहावरे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाओं को निर्धारित करती है, सही है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, ये ऐसा करती। धन वितरण कहाँ करती है? तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, मतलब पूछा कौन नहीं सही है, तो विचार करना है। ये दोनों 1 और 2 दोनों गलत हैं। क्लियर। सूचना के अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार की तथा सही उत्तर का चयन है, इसमें सही देखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों के प्रणालियों के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सूचना का अधिकार किसी भी कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। ये एवं दोनों गलत हैं। 44 में सूचना का अधिकार अधिनियम नियम जो है 2005 के तहत कोई भी नागरिक केंद्र, राज्य, स्थानीय या सभी स्तरों के विभागों की कार्यप्रणाली तथा अन्य सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे किसी न्यायालय में याचिका नहीं दाखिल करनी पड़ती है। अगला देखते हैं, सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी? रुकैया सखावत हुसैन थी। कौन थी? रुकैया। सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखक रुकैया सखावत हुसैन हैं। ये बंगाल की लेखिका हैं, विचारक एवं शिक्षाविद थी। इनका जन्म 1880 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में 1827 को हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक एवं दलित चिंतक थे। क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग देखते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है क्या है? ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच क्या होती है? शक्ति का बंटवारा होता है। तो 47 में क्या कह रहा है? 47 में हमारा 2 हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है क्या करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या करता है? 49 ये करता है तीसरे में, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। 50 कहता है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो लोकदल में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 51 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। यह अतीत और वर्तमान के संबंधों का अध्ययन है। 51 में क्या कहता है? तीसरा 1, 2 और 3 तीनों हैं। ठीक। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो किससे किए गए हैं? अर्थशास्त्र से संबंधित किए गए हैं। कि दर्शन शास्त्र से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से किससे किए गए हैं? तो ये उच्च अर्थशास्त्र से किए गए हैं। राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तक में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र से संबंधित विषय सम्मिलित किए गए हैं, तो इसमें अर्थशास्त्र तथा अर्थशास्त्र ले लेंगे। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से अपने उचित मूल्य को चुनिए। सबसे उचित मूल्य, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों को योग्यता को मूल्यांकित करता है। यह तिथि और घटनाओं के याद करने का रोचक तरीका है। यह दर्शाता है कि इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। तो ये बात हम करते हैं 53 में। पहला सही हो जाएगा, वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। 54 में हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का उपयोग क्यों करेंगे?
क्यों करेंगे? तो इसलिए करेंगे तो अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकेंगे, इसलिए करेंगे। राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। क्यों खो रहा है? यह मानवीय मूल्यों के अंतर्वेदों की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, इसीलिए यह खो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का है? तो बताइए कौन सा है? तो यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के विषय में बात करते हैं। संपादित करने की भूमिका निम्नलिखित 1 और 2 विचार के सही उत्तर का सही चयन करना है। इसमें क्या होगा? शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को आवश्यक सुनिश्चित करें और संवेदना के साथ चर्चा करें। उसके बाद फिर बात करते हैं, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। ऐसा नहीं, केवल एक सही है इसमें। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको आपके सामने लेकर आया गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।